नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। शून्य से सफलता कार्यक्रम में आज मेरे साथ हिंडौन सिटी की एक ऐसी शख्सियत है जो अभी पूरे राजस्थान भर में चर्चित है। हिंडौन सिटी में बैंक के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है। पूरा हिंडौन सिटी के लोग उसमें जुड़ते हैं। पीड़ितों को न्याय मिलता है और उस आंदोलन से एक नेता का उदय होता है जिसका नाम है अशोक पाठक। आरटीआई कार्यकर्ता, शिवसेना के प्रदेश के सह प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और अब यूट्यूब का एक चर्चित चेहरा रियलिटी टॉक लेकर नाम आ रहे हैं। अभी हिंडौन सिटी में जो कार्यक्रम हुआ दुर्गा पूजा महोत्सव का, उसके बाद एक बार फिर इनकी चर्चा शुरू होने लगी। इनके जीवन की वो कौन सी कहानी है अशोक पाठक की, जब एक एक रुपए को ले तरसने को मजबूर थे। आज अपने दम पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। राजनीति हो या अन्य कोई क्षेत्र, सभी में इन्होंने अपने आप को स्थापित करके अपनी एक अलग से पहचान बनाई। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज जीवन के हर पहलू का मैं वो आपसे जानना चाहूंगा। शिवसेना की शुरुआत क्या होती है, ठाकरे परिवार से आपके सीधे क्या संबंध थे, ऐसे कौन से कारण थे कि भरोसी जाटव से आपकी लड़ाई भी हुई और सत्ता के गलियारों में ये भी चर्चा है कि समझौता भी हुआ। इन मुद्दों को मैं चाहता हूं आप एक बार पूरा खुलासा करें। आप भी एक बड़ी बात और आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात, ये करौली को भी अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। कारण यह है कि करौली छात्र जीवन में, प्रारंभिक जीवन में 1983 में मैंने ग्रेजुएशन किया था करौली से, और 1983 में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरी पटवारी के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस समय पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पापा जी नगर पालिका में नाकेदार थे। किसी कारणवश वो नौकरी से उन दिनों निलंबित कर दिए गए, और मेरे से जो छोटी सिस्टर है, तो परिवार में ये माता, अब मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटे बहन की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है। तो उस परिस्थिति में मैंने दिल्ली से कारोबार शुरू किया जी। उस जमाने में रामायण और महाभारत का जब सीरियल चला था, उस समय हिंडौन में हर दुकान से बल्ब कोई खरीदे, कोई ट्यूबलाइट खरीदे, कोई टेलीविजन खरीदे, कोई कूलर खरीदे, कोई रेडियो खरीदे, कोई दीवार घड़ी खरीदे जी, या कोई हाथ की घड़ी खरीदे। वो सारा सामान अशोक पाठक का लाया हुआ होता था जी। में कम से कम 40-50 हजार रुपये महीने की मेरी आमदनी थी। ठीक है। वो मैंने अपना कारोबार शुरू किया। जैसे ही वो कारोबार, उसी समय बाला साहब ठाकरे की वो खबरें पढ़ता रहता था। हिंदुत्व को लेकर उनकी जबरदस्त, पंजाब में जब आंदोलन था और भी कई इशू थे, तो बाला साहब ठाकरे की भूमिका हमेशा जबरदस्त थी। उनके स्टेटमेंटों को, उनके वक्तव्यों को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में भी हिंदुत्व की भावना जागृत हुई। और चूंकि जन्मजाति होता है, तो मेरे अंदर शुरू से ही हिंदुत्व की भावना थी। सबसे प्रथम जो मेरा आंदोलन है राजनीतिक क्षेत्र में मैं डैम रोड पे पान की दुकान पे, जो दुकानें हैं करीब 6-7 दुकान है, उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब हमने सेफअप योजना जो भारत सरकार की आई थी उसमें अप्लाई किया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को 4 से ऐसे लोगों को 10-10 हजार रुपए का ऋण आवंटन करना था, जिनमें 2,500 हजार रुपए की सब्सिडी भी थी जी। तो बैंक मैनेजर साहब, उन्होंने केवल अपनी जाति के लोगों को, अपने समाज के लोगों को 400 में से 390, जबकि वो कोई कारोबार भी नहीं करते थे, और वो ऋण था छोटे मझोले व्यक्ति के लिए, ढकेल चलाने वाला, पान की गुमटी लगाने वाला। उन्होंने भेदभाव किया। इस बात को लेकर के हमने शिवसेना उस समय बनाई और बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू कर दिया। जब धुआंधार, वहां से अशोक पाठक की शुरुआत होती है आंदोलन, वहां से मेरा जीवन का पहला आंदोलन। ठीक है। फिर जब उस आंदोलन में हमारी सारी मांगे पूरी हुई, वो ऋण कैंसिल हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई हुई, और वो वाजिब लोगों को वो ऋण आवंटन हुए। उसके बाद मेरे जीवन का दूसरा जो जन आंदोलन था, वो सवाई माधोपुर की कलेक्ट्री पर मैंने हिंडौन के बूचड़ खाने को लेकर के अनशन किया। 7 दिन तक मेरा अनशन चला, यहाँ तक कि मेरे यूरिनल में, पेशाब में होकर के ब्लड आने लग गया। मैंने 4 दिन तक तो खाना छोड़ा। उसके बाद मैंने 4 दिन बाद मैंने पानी भी पीना छोड़ दिया। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी। उस समय यहाँ जल सिंह जाट SHO थे, यहाँ का हिंडौन का बूचड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया, चूंकि ये इलीगल है, ये बंद कर दिया गया। तो इस तरह से मेरे अंदर भावना बनती रही, और हिंदुत्व के लिए जो भी है मैं शिवसेना के नाते कार्य करता रहा। ठीक है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1992 में, जब का बहिष्कार किया तो वो मेरी शादी थी जी, जो बिना बैंड के मेरी शादी। आपकी शादी बिना बैंड की हुई? हाँ, पहली शादी थी, पहली शादी हुई हिंदू समाज की। उसके बाद आपकी कहाँ गति पर आगे बढ़ती रहती है? मेरे विवाह के उपरांत मैं शिवसेना में कार्य करता रहा जी, और कई बड़े बड़े मुद्दे हमने उठाए। सबसे ज्यादा संघर्ष हमारा होता था पुलिस थाने पर, क्योंकि वहां पर उस समय जला था, तो पूरे जिले में बहुत अच्छी टीम थी,
जी। हमने एक गंगापुर में दशहरा मैदान पे लोग कब्र गाड़ने लग गए। हाँ। सवाई माधोपुर में मिर्जा मोहल्ले में गर्ल्स स्कूल था और बॉयज स्कूल था किसी और दूसरे स्थान पर जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है। हमारी बच्चियों से रोज छेड़छाड़ होती थी। तो इन सारी मांगों को लेकर के हमने अनशन किया। उसमें गंगापुर सिटी बंद रहा, सवाई माधोपुर बंद रहा। आखिरकार हमारी सारी मांगे मानी गई। तो हमने जिले स्तर पर बहुत काम किया। हाँ। और उसके बाद हिंदुत्व का कार्य करते करते फिर हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन से प्रेरणा लेकर हिंदुओं को जगाने के लिए हमने योजना बनाई और गंगापुर में गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया। जी। और गंगापुर में गणेश महोत्सव का जो शुरुआत की गई उसमें प्रशासन द्वारा और उस समय के अबरार अहमद जो मंत्री महोदय थे उन्होंने बहुत कुछ रोड़ा अटकाने के लिए प्रयास किया कि यात्रा को मस्जिद के आगे से नहीं जाने दिया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि आप इधर से जाइए। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन ताजियों के लिए भी मुहर्रम के लिए भी आप बालाजी चौक होकर नहीं आएंगे कि हम लिखित में देते हैं नहीं आएंगे। इस बात को लेकर हमारी तय हो गई। उसके बावजूद प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ जिसमें गोलीकांड हुआ। हाँ, उसमें 3 लोग हमारे शहीद हुए थे और 26 के गोली लगी थी। मेरे भी यहाँ पर उस समय गोली लगी थी। हुआ था उस समय एक बड़ी घटना हुई थी। हाँ, तो उसके बाद लगातार आप काम करते चले गए। मैं काम करता रहा, लेकिन उस समय मुझे एक झटका लगा कि मैं शिवसेना को मैंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, लेकिन हमारा कोई नेता महाराष्ट्र से कोई भी सहयोग करने नहीं आता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बजीरपुर में कभी दशहरा नहीं निकलता था। तो बजीरपुर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब हम दशहरा निकालना चाहते हैं। तो हमने बजीरपुर में ऐसा दशहरा निकाला जिसमें कम से कम 150 कार्यकर्ताओं पे तो लाइसेंस की हथियार बंदूक थी और हमने 2000-4000 कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर बजीरपुर में ऐतिहासिक दशहरा निकाला। जैसे हिंदू सभी समाजों को जोड़ा, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को जोड़ करके और बहुत विशाल प्रदर्शन वहां पर किया गया था। फिर शिवसेना से इस्तीफा दे दिया आपने? फिर जब गंगापुर में हमें शिवसेना की ओर से सहयोग नहीं मिला राष्ट्रीय नेताओं से, तो हमने शिवसेना को छोड़ दिया। खत्म होगी शिवसेना उसका। पर शिवसेना की जगह में कांग्रेस में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि कांग्रेस में जाने का स्कोरजी मीणा के माध्यम से मैं भाजपा में जुड़ा। अच्छा, तोगड़िया जी से भी कोई संबंध रहा आपका? जब गंगापुर में गोलीकांड हुआ था तो उसके बाद हमने हिंदुओं पे इतना दमन चक्र चला, तो उस समय हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता तोगड़िया जी, प्रवीण भाई तोगड़िया जी को लेकर के हमारी टीम और हम लोगों ने गंगापुर में बहुत बड़ी सभा कराई थी। सभा कराई थी। हाँ। और उसके बाद तोगड़े संपर्क में लगातार आप रहे। और फिर भाजपा उस समय कलेक्टर और एसपी को भी गहलोत सरकार ने एपीओ किया था। लेकिन जी आप इतना जब कुछ करते हो तो परिवार में आपका क्या माहौल रहता था? पत्नी बच्चे मना नहीं करते थे आपको? नहीं, हमेशा करते हैं। क्या कहते थे? आज पत्नी, एक बार की घटना है कि मलारना डूंगर में और भैतेड़ अपने कार्यकर्ताओं का फोन आया, रामनिवास जी सैनी का फोन आया मुझे कि पाठक जी ऐसी घटना हो गई है। तो तुरंत हम दौड़कर वहां जाने लगे। इतने में ही मेरे घर पर मैसेज आया है, मेरे पर लैंडलाइन फोन पर इंटेलिजेंसी के किसी व्यक्ति ने कहा पाठक जी आप वहां मत आना। आप वहां आए तो वाइफ ने दरवाजे लगा दिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया कि या तो हम रहेंगे या शिवसेना रहेगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा नहीं, रुकूंगा। क्या यो मान लो आज से हमसे संबंध खत्म, मैं इनकी पूरी दुनिया से खत्म, मैं जाऊंगा। और फिर मैं उनको निराश करके, पर मेरा जो लक्ष्य है उसको याद में रखता हूँ। जो हमारा मार्ग है कि हमें क्या करना है वो मेरे लिए प्रथम कर्तव्य है। पत्नी बच्चे सब हैं, सबकी करनी है, लेकिन ये सब बाद में, पहले राष्ट्र हमारे लिए। तो पहले राष्ट्र को प्रायोरिटी देगा या धर्म को प्रायोरिटी देगा? मर गए। हाँ, उसके लिए गए हम। उसका नुकसान क्या उठाया आपने फिर? उसका नुकसान ये उठाया कि जब हम वहाँ पहुंच गए तो मलारना डूंगर भैतेड़ में अपने लोगों को हमने संगठित किया, उनको कुछ बताया कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए, इन दुष्टों से किस तरह अपनी रक्षा की जाए और संगठित रहो। ये सब कुछ करके जब हम वहाँ से चले तो रास्ते में भैतेड़ में के पास ही करीब 2-3 हजार लोग और सब पे तलवार लाठी हथियार थे। हमारी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। अच्छा। हमारी गाड़ी पर एक साथ 200 तलवार के बार हो रहे थे। जगह जगह से गड्ढे हो गए गाड़ी में और वो आगे से भाटे फेंक रहे थे। तो गाड़ी पे हमला हुआ, गाड़ी के शीशे खत्म हो गए, ड्राइवर गर्दन नीची करके गाड़ी चला रहा था। और उस समय हमारे आगे मैसी ट्रैक्टर रोड को रोक रहा था। यदि वो रोड को रोक लेता तो हम उस दिन खत्म हो जाते। पर मेरे साथ एक धारा सिंह फौजी है जो स्वर्ग से धार गए, उनके पास बंदूक थी लाइसेंस की। मैंने धारा सिंह से कहा कि लाइसेंस फायर करो, तो उसने मैसी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पे फायर किया। तो वो जो ट्रैक्टर से जो रोड को ब्लॉक करना चाहता था, उस 12 फीट के रोड को, वो ट्रैक्टर वाला
जो कि तो थम गया। हाँ। तो इतने में हमने गाड़ी निकाल ली। यदि हमारी गाड़ी उस दिन नहीं निकलती तो शायद तो आपका एक बड़ा वो था। अच्छा, उससे पहले थोड़ा पीछे चले, बाला साहब ठाकरे के पास ही मिलने गए? सबसे पहले जब सहायक सचिव घोटाला कांड था, हाँ। यहाँ पे कई मुद्दे हुए थे। हाँ। तो जिनमें हमने जबरदस्त, हाँ, और मुझे याद आ गया, हाँ। दलित महिला एक उगंती देवी थी, हाँ। उसके यौन प्रताड़ना का मामला था जी। उसके प्रकरण में जब हमने आंदोलन किया, फिर हमें जेल भेज दिया गया, हमें हिस्ट्री शीटर बना दिया गया। और जब हिस्ट्री शीटर बना दिया, जेल में भूख हड़ताल रही, सब कुछ चला। उसके बाद जांच हुई और सीआईडी सीबी ने उसमें एफआईआर भी दे दी, लेकिन हम गिरफ्तार तो हुए। जैसे ही हम जेल से छूटे, बाला साहब ठाकरे का मैसेज आया कि आपको बुलाया है बम्बई। तो मैं वहां गया तो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को लेकर और मेरे कई साथी शिवसैनिकों को लेकर मैं गया। तो बाला साहब ठाकरे की इस गोदी में मेरा बेटा था, दूसरी तरफ मेरी बिटिया थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि बाला साहब ठाकरे से मुझे सीधे, जो विश्व हिंदू हृदय सम्राट, भारत में यदि कोई हिंदू हृदय सम्राट है तो पहले रहे थे बाला साहब ठाकरे, जो आज दुनिया में नहीं है। दूसरे भाई नरेंद्र जी मोदी और तीसरे योगी आदित्यनाथ जी। ये राष्ट्र के लिए अवतार हैं, मेरी ऐसी मानता है। ये अपने स्वार्थ चिंतन की बजाय राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए हमेशा कार्य करते आए। तो बाला साहब से सीधे आप मिले? बिल्कुल, हाँ, सीधे मिले, कई बार मिला। तो बाला साहब वो हिंडौन पे लौट के आते हैं। हिंडौन में आपके और कौन से ऐसे आंदोलन हैं जो आपको याद है? हरदेव जी के मंदिर में उनके हरदेव जी के स्वर्ण आभूषणों की चोरी हुई। हाँ। उसको लेकर के हमने बहुत बड़ा एसएचओ जो था, वो एसएचओ जूते पहन करके और ड्रिंक करके अंदर मंदिर में प्रवेश कर गया। हाँ। और इस बात को लेकर हमने जबरदस्त आंदोलन किया, धरना किया। 7 दिन तक, 8 दिन तक पूरे शहर की जनता उसमें उमड़ी। हमारी मांग पूरी हुई और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हुई। उससे पहले रामेश्वर सिंह एक गुर्जर थे, एक महिला 26 जनवरी के दिन अपनी पति उसका कंप्यूटर से चिपक के मर गया बिजली लाइन से। वो मुआवजे के लिए धरने पे बैठी थी, चूंकि पुलिस ने उसके केस को रफा दफा कर दिया था, तो वो धरने पे बैठी थी। तो मैं जब एसडीएम साहब के बंगले से निकला, हालांकि वो सीआई मेरे अभिन्न मित्र थे, लेकिन जब मैंने देखा उस महिला को, वो उसके बाल पकड़ करके, उस महिला की गोद में बच्चा था, वो विधवा महिला थी, बाल पकड़ के, साली रानी तू धरना, मैं करवाता हूँ तुझे धरना। ये मैं से ही बाहर निकला तो मेरा पारा मुझ पे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुम्हें छोड़ो इसको, और हिम्मत है तो दोबारा हाथ लगा के बताओ, और मैं बैठ रहा हूँ इसके संग धरने पे। तो कभी भी मैं अत्याचार कहीं देख लेता। हाँ। अत्याचार करने वाला कितना भी बड़ा हो और अन्याय जिस पे हो रहा है वो कितना भी छोटा हो, मैं अत्याचार के विरुद्ध रहा हूँ और अन्याय के खिलाफ मैंने संघर्ष किया है। कभी आपने आर्थिक परिस्थिति का सामना किया संकट का? कई बार किया, लेकिन मुझे हिंडौन का इतना आशीर्वाद रहा कि जब मैं बहुत व्यवसाय करने में मैं बहुत निपुण, लेकिन जब मैं जनता की सेवा में लगता तो व्यवसाय के लिए समय कहाँ से देता। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चे जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, कोई उनकी फीस ही नहीं लेता था। अच्छा। बच्चे कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो उनसे कोई पैसे नहीं लेता था। हाँ। मुझे कहीं जाना है तो 10 गाड़ी बाइक आके खड़ी हो जाए, भाई साहब कहाँ जाना है मैं छोड़ दूं। तो ये क्या प्यार मोहब्बत थी या सब भटक कर डर हो गया? नहीं, प्यार मोहब्बत, आम जन का मेरे प्रति प्यार मोहब्बत थी। हाँ। और किसी की जन समस्या में कभी मैंने किसी धर्म को भी नहीं देखा। हाँ। हिंदू मुस्लिम भी नहीं देखा। एक बार की घटना है, साइकिल के मिस्त्री हैं। और बताओ, ये हिंडौन सिटी के विधायक भरोसी लाल जाटव से आपके माना जाता है कि दुश्मनी टाइप की है एक तरीके की, ये सब क्या मामला है? थोड़ा आज ये एक विस्तार से बता दो आप। भरोसी लाल जी की जहां तक बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। फैक्ट घटना ये है, फैक्ट घटना बता दो आप, सब लोग ये जानना चाहते हैं। सत्य घटना बताइए। सुने भाई, सत्य घटना बता रहे सऊदी यार। मैं अपने आपको कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। हाँ। कि डैम्प रोड पर मेरी जगदम्बा मार्केट में मेरी बहुत शानदार दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। आईवा की एजेंसी थी मेरे पास, सेलोरा की भी एजेंसी थी। उस समय मेरे एक पत्रकार साथी जो दैनिक भास्कर में थे, दीनदयाल सारस्वत, उन्होंने मुझे बताया, पाठक जी एक महिला है उगंती नाम की जो जेल में बंद है और वो विधायक ने बंद कराई है, आप यार जाके उसका इंटरव्यू ले आओ, उसका नाम पता डिटेल ले आओ। मैंने कहा आप क्यों नहीं जा रहे? यार जेल में मेरा परिचय नहीं है। तो पत्रकार होते हुए भी उनका नहीं था और मेरा हर जगह था, मैं ऐसा सिक्का था, हर जगह चलता था। तो मैं पेन और कलम लेकर के, वो कागज लेकर के मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी पे टेलीविजन उतरवाने गया था, मेरी जो टीवी सेट आए थे उनको लेने गया था। तो उनकी सुन करके मैं जेल में चला गया। जेलर मिश्रा जी थे, लीलाधर मिश्रा, उनसे मैंने पूछा कोई महिला है कि हाँ है।
उससे पूछा मैंने, तो महिला और उसकी जेठानी अंधी थी। हाँ। उससे मैंने उसका किस्सा पूछा कि भाई क्या बात हुई कि ऐसा ऐसा हुआ। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। हाँ। मैंने कहा तो बहुत बुरा अत्याचार हुआ। उसने कहा मेरे छप्पर में आग लगा दी और मेरे घर में आग लगा दी, और भरूसी लाल जी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने हमें 5 बीघे जमीन पे हमारी पे कब्जा कर लिया, और जब मैंने उनकी शिकायत की तो मेरे छप्पर में आग लगा दी, और अब मैं यहाँ रिपोर्ट कराने आई तो मुझे उल्टा बंद कर दिया। DYSP उस समय मूलचंद बैरवा थे। जब ये किस्सा मेरे सामने आया तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कि कितने दिन हो गए जेल में, कि 7 दिन हो गए। और उस महिला का एक बच्चा था जो करीब 2.5 महीने का था, वो बच्चा जेल में ही खत्म हो गया। अच्छा। मैं जेल में रहते हुए उसको 4था दिन हुआ था, क्योंकि निमोनिया से वो बच्चा खत्म हो गया। तो कितना बड़ा पाप का काम था, बहुत बड़ा पाप था। जब ये मुझे पता लगा, क्योंकि राजेंद्र शर्मा उन दिनों SDM थे, संजय शर्मा तहसीलदार थे, तो उस महिला का इंटरव्यू लेकर मैं बाहर निकला, और बाहर निकल करके मैं सीधा आया SDM कोर्ट। SDM कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। SDM साहब अपनी उस पर बैठे हुए थे, सामने वकील बहस कर रहे थे। इतने में मैं जाके कहा SDM से, मैंने कहा SDM साहब ये बताओ तुम्हारा भगवान वो नीली छतरी वाला है कि भरूसी लाल है? क्या क्यों, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत जिसका पति पहले से जेल में है और उसकी जेठानी विधवा, वो सॉरी ब्लाइंड, आंखों से अंधी, उनके घर को जला दिया और उनको आपने 151 में 7 दिन से जेल में पटक रखा है। मैं शर्म नहीं आती तुम्हें? और मैंने कहा अब देखता हूं मैं कैसे निकलते हो तुम यहाँ से। और मैंने अभी शहर से सबको, मैंने कुल मिला के सब लोगों को सूचित कर दिया कि आ जाओ भाई, आज SDM का घेराव करेंगे। मैं वहां आधे घंटे बैठा रहा, 1 घंटे बैठा रहा। SDM साहब नीचे उतरे ही नहीं। फिर उनके चपरासी ने आके बताया कि पाठक जी क्यों बैठे हो आप? वो उगंती तो छोड़ दी, वो तो गांव भी पहुंचा दी। अच्छा। फिर मैं जेल में गया तो पता लगा कि जब मैंने धमकी दी तो उसके 10 मिनट बाद ही तहसीलदार गया है जेल में, और उगंती को बैठाकर खिरखिरियान के पूरा छोड़ के आया है। तो वो महिला रिहा हो गई। रिहा होने के बाद उस महिला के 2 दिन बाद मेरे पास रामेश्वर धाकड़, जो BJP के पदाधिकारी हैं, वो मेरे पास एक पंपलेट लेकर आए और उन्होंने नोट मीटिंग का लेटर लेकर आए, और लेटर को लेकर पाठक जी इस पे साइन कर दो। मैंने कि क्या है कि कल आज शाम को अग्रवाल धर्मशाला में 7 बजे मीटिंग है, उसमें आपको आना है। मैंने बड़ी क्या सब्जेक्ट है कि एक महिला है कोई उगंती नाम की, उसके संग बहुत अत्याचार हुआ है और रामजी लाल जी जैन साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। मैंने उसमें देखा हरिशंकर जी डाक साहब, कप्तान कपूरचंद जी, ओम प्रकाश जी मामू, भगवान साहब जी पारासर, नरेश गुर्जर, हुकम सिंह कश्यप, अजय मित्तल, सबके नाम थे उसमें। उस मीटिंग में सब लोग गए, मैं भी गया। तो वहां जाकर के कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, उनके घर वाले मुझे पहचान गए कि साहब कोई पाठक जी ने छुड़ाई वो। तो वहाँ मुझसे मैंने कहा साहब मैंने छुड़ाई थी, ऐसे ऐसे ये है कि यार पाठक जी तुम लड़ो इस लड़ाई को, हम तुम्हारे संग हैं। सबने आपको जिम्मेदारी हाँ, मैंने कहा नहीं आप लड़ो। मैं लड़ूंगा तो आप छोड़ भागोगे, आप लड़ो, मदद मैं करूंगा। और इन्होंने मुझ पे ऐसी वो टोपी पहनाई, ये तो छोड़ के भाग गए। जब मैंने मुद्दा उठाया उसके बाद इनमें से कोई मुझे नजर नहीं आया, सब भाग गए। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा 10 दिन में यदि अखबार में खबर नहीं आती तो मेरे खिलाफ शोर मचाना शुरू कर देते, कंप्रोमाइज हो गया। फिर मुझे पता लगता तो मैं फिर 2 टेलीविजन बेचकर कभी सोनिया गांधी के ज्ञापन देने पहुंच जाता। फिर 10 दिन बाद फिर कह देते अब जरूर हुआ है समझौता, पक्का सबूत है। फिर मैं तो आखिर तक मैं लड़ता रहा। तो ये लोग क्यों भाग गए, इसकी वजह क्या कारण है जिनका आप नाम बताए सभी के? मैं ये सेटिंग हुई, डर गए कोई, मैं व्यक्तिगत देखो जी मेरी बात सुनो। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। हाँ। एक तो जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जो अपने बल पर कुछ कर सकते हैं। एक होते हैं बेल, वृक्ष की जगह बेल, जो किसी के सहारे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये बेल हैं, हमारे समाज में बहुत सी बेल हैं जो अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। वो किसी के आश्रित हैं, वो किसी के बगैर नहीं रह सकते। तो जिन लोगों में संघर्ष करने का मादा नहीं है, या अपनी पारिवारिक परिस्थिति, भाई मेरी तरह कोई बाबा जी तो होना नहीं चाहेगा। हर कोई परिवार को देखेगा, व्यापार को देखेगा, नुकसान को देखेगा। मैंने तो बहुत नुकसान उठाया। अच्छा, आपकी बातचीत हुई इन लोगों से इस बारे में फिर, जो आपको पहले कहा प्लानिंग? हाँ, काफी बातचीत हुई। क्या कहते वो लोग? कि नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारे तो बिजनेस है सब खत्म हो जाएगा। हालत ये थी, मेरे परिवार के सारे लोगों का कितने टीचर हैं मेरे परिवार में? 8 टीचर हैं। कोई बाड़मेर, कोई जैसलमेर, कोई डूंगरपुर।
सब सामने। हाँ तो ये सबका। हाँ तो लेकिन जिन लोगों ने आपको आगे किया वो पीछे हट गए ना, वो पीछे हट गए, वो साथ नहीं दे पाए। हाँ। इसका मन में टीस भी रहा है क्या आपके? मेरे मन में टीस रही। हाँ। और यहाँ तक कि अब जब सती कहने की बात आ गई, हाँ तो अंतिम दिनों में जो लास्ट में भरोसी लाल जी का क्रीसर वाला मामला है, हाँ उसमें हिंडोन की माननीय भगवान साहब जी पारासर, हाँ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, स्पष्ट कहूंगा मैं, हाँ भगवान साहब जी पारासर, हरिबाबू जी वकील साहब, मुरारी लाल जी वशिष्ठ साहब, ऐसे करीब 40 लोगों ने मुझसे कहा, पाठक जी मंत्री का मामला उठाओ, उसका कुछ। अच्छा। मैंने कि भाई आप उठाओ, फाइल में दे देता हूँ, हाँ और फाइल के संग 20,000 रुपये और दे देता हूँ चंदा। हाँ और नहीं, ये लड़ाई अब महंगी है, हाँ। इसमें हाई कोर्ट में रिट लगेंगी, जाने कितनी रिट लगेंगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, हाँ बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ कि नहीं, आप इसकी शुरुआत करें आप, हाँ और फिर हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने शुरुआत कर दी। हाँ जैसे ही मैंने शुरुआत की, हाँ। उसके बाद मुझे ढूंढने से नजर नहीं आई। भरोसी लाल जी का मैंने उनके बेटे की बीज की एजेंसी का मामला उठाया, उसके बाद ये गायब। हाँ। एक भी व्यक्ति ने जनता में, जहां भरोसी के विरोधी लोग हैं वहां तो ये शाबाशी लेते रहे, हम ही तो करवा रहे हैं इसको। अच्छा। और जहां भरोसी के फेवर के हैं वहां मुझको गाली दे के भी काम चला लेते थे। अच्छा। तो ऐसे दो मुंहे लोग बहुत हैं। दो लोग हैं। हाँ, तो इन लोगों ने काफी मेरा उपयोग किया, सब कुछ किया, पर मेरे कहने का मतलब यह है, इनमें से कोई मेरा साथ नहीं आया। हाँ। मैंने मेरी बिटिया को बीटेक कराने के लिए पैसे रख रखे थे सुरक्षित। जब बात का सवाल आ गया तो मुझे हाईकोर्ट में रिट भी लगानी पड़ी। इनकी ओर से 9 रिट थी। कितनी? 9 रिट। तो 9 रिटों के लिए मुझे भी 9 रिट के जवाब में 9 रिटों में अलग अलग पैरवी करनी पड़ी, और PIL मेरी अलग थी। तो उसके लिए मेरी बेटी के लिए जो एजुकेशन का जो जमा खर्च था, वो पूरा मैंने पैसा इस भरोसी लाल जी के इस मुहिम में लगा दिया। लगाने के बाद मुझे उससे 2 लाभ मिले। पहले तो इन लोगों की जात वो नजर आ गई कि ये लोग जो होते हैं इनकी असलियत क्या है, जिन्होंने मुझे चढ़ाया इनकी हकीकत भी मुझे नजर आ गई। दूसरा मुझे क्या लाभ हुआ कि जैसे ही मुझे भरोसी लाल के खिलाफ विजय मिली, गहलोत जी CM साहब हिंडोन आए, हमने प्रदर्शन किया, तो मेरे फरारी और गिरफ्तारी वारंट मेरे निकाल दिए। तो CM साहब ने मुझे बुलवाया, वसुंधरा जी ने, सॉरी उस समय विपक्ष की नेता थी, उन्होंने मुझे बुलवाया, बार बार फोन किए, इधर उधर किए, मैं फरार था। हाई सेकेंडरी स्कूल में आई थी? हाँ। परिवर्तन यात्रा को लेकर? नहीं। अच्छा। गहलोत जी की सभा थी हाई स्कूल में। अच्छा। हाँ। और वो विपक्ष की नेता थी। विपक्ष की नेता थी। तो वसुंधरा जी ने मुझे वहां बुलवाया। जयपुर। हाँ। और माननीय सांसद, माननीय विधायक राजकुमारी, पहला सिंगल जी जिलाध्यक्ष, ये सब मेरे घरों पे संघ के सब लोग के पाठक जी कहाँ हैं, उनके लिए मैडम चिंता कर रही हैं, मैडम ने याद किया है। तो मैं 8-10 दिन बाद पहुंचा, तो मैडम के यहाँ राजेंद्र सिंह जी राठौड़ खड़े थे, कालीचरण जी खड़े थे, प्रभुलाल, सारे लोग खड़े थे। जैसे ही मैं गया कि आओ शाबाश मेरे शेर, मतलब मुझे बहुत उन्होंने मनोबल बढ़ाया। और उस समय उन्होंने मुझे कम ठान से कहा कि ये पाठक जी को चाहिए। फिर मैंने इतना जरूर कहा कि मैंने ये मेरी बिटिया को बीटेक कराने के लिए वो पैरा पूरा उसमें खर्च हो गया, कि कहाँ कराना है। मैंने कि फला कॉलेज में। मैडम ने वहाँ फ़ोन किया, उनके एक ही फ़ोन पर एडमिशन हो गया, ना डोनेशन। और उसके बाद जो फीस जो लगती है प्रतिवर्ष, वो भी 1 पाई नहीं लगी। अच्छा। पूरी बीटेक हो गई बिटिया की। तो जो 5 लाख जो बिटिया के निमित्त खर्च होना था, वो बिटिया का मेरा कार्य भी हो गया, और रावण का दहन भी हो गया, क्रेशर खनन पट्टे भी गए। और जो लोग ऐसे हैं 2 मुँहे, उनकी वो भी नजर आ गई, वो भी एक्सपोज आपने, वो भी एक्सपोज हो गए। अच्छा, उन लोगों से अब थोड़ा कोई आपसे बातचीत होती है इस बारे में? नहीं, दोबारा कभी नहीं हुई? मैं उनको निरर्थक मानता हूँ, उनका रहना होना नहीं होना बराबर है। क्यों कभी भी किसी व्यक्ति को इस तरह से झूठा आश्वासन या किसी को कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। उससे स्पष्ट कह देते मैं खुद लड़ने में सक्षम था। खुद लड़ने में आप सक्षम थे, अगर स्पष्ट आपसे ये कह दिया जाता। धोखा नहीं रहना चाहिए किसी। कभी कभार भरोसी लाल जी से बातचीत हुई आपकी इस बारे में? कभी उन्होंने कहा भाई क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो, क्या है, क्यों वो भी ऐसे आदमी गलत तो ही नहीं? 10 बार। क्या कहा उन्होंने? एक बार वो जिला प्रमुख थे, जब पंचायत समिति वहाँ सचिवालय में मिल गए। ऐसे कई बार ऐसा प्रयास हुआ। मैंने कि नहीं, और भरोसी लाल जी से मेरी लड़ाई है भी नहीं कोई। ये प्रैक्टिकल बात है। ये उगंती का प्रकरण हम उठाते भी नहीं। मतलब उगंती का प्रकरण तो दीनदयाल जी पर इन कारण से आया। असली लड़ाई का कारण क्या है? जब यहाँ भरोसी लाल विधायक हैं, तो वो उनके द्वारा लाए गए जितने भी अधिकारी हैं, उनके भ्रष्टाचार को, चाहे वो कितना भी जनता को लूटे,
उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो भरोसीलाल जी यूं कहेंगे कि इसका सर कलम कर दूंगा मैं। अच्छा। ऐसी सोच है उनकी। हाँ। उस दौरान हाँ। तो उस समय क्या था कि मूलचंद बैरवा एक डीवाईएसपी थे। बिल्कुल थे। उनके हमने रात को गाय बैलों के हमने 50 ट्रक पकड़वाए। तो हमने रात को जाग करके गाय बैलों से भरा हुआ एक ट्रक यूपी 80C 9530 उसमें लगभग 26 गाय और बछड़े थे, वो हमने हिंडौन पुलिस के सुपुर्द कर दिए। हम वहां से उनको रात को 3 बजे पकड़वा कर आ गए। अब चूंकि हम सुबह 9-10 बजे पहुंचे तो हमें ट्रक गायब मिला। हमने वहां जाके देखा, थाने का रोजनामचा चेक किया तो चूंकि सीआई तो उस समय था नहीं, तो ये पता लगा डीवाईएसपी साहब ने 500 रुपए की रसीद काट कर छोड़ दिया। क्या बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए ट्रक को बंद किया। गाय बैलों को खा गए। मतलब ये सब्जेक्ट ही शो नहीं किया कि ट्रक में गाय और बछड़े थे। यदि गाय और बछड़े को शो किया जाता तो भैरव सिंह जी के समय का जो कानून है इनकी पशु गौवंश की तस्करी का, उसमें ट्रक छूट ही नहीं सकता। देखिए ये चलती बात भरोसेलाल जी चल रही है, तो अब थोड़ा यही बता दो, दबे छुपे एक बात निकल के आती है, आपने जिन मित्र मंडली का भी नाम लिया कि आपका भरोसेलाल जी को एगो से समझौता हो चुका है। अब देखो समझौता कि मैं जयपुर रहता हूँ, अब जो लोग आवाज उठाते हैं वो उन्हीं उसी टाइप के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं और रात दिन भरोसीलाल को गाली देता रहूं। भाई क्यों दूं मैं? भरोसीलाल जो भ्रष्टाचार किया या एक एसडीएम भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे अशोक गहलोत तो एक हस्ताक्षर करके 500 करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहा है। तो 1 करोड़ के मामले को उठाया जाए कि उनको उठाया जाए? अब आपने बड़ा स्टैंडर्ड बना। मैंने यहाँ जाकर के जयपुर जाकर के देखा, बड़े बड़े डाकू हैं। बड़े बड़े डाकू हैं। एक डीबी गुप्ता एक जमीन के मामले में 18,000 वर्ग मीटर जमीन को दे गए मुख्य सचिव होते हुए। अच्छा। राजीव महर्षि कम से कम 300 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। तो बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े दिग्गज बहुत एक कलम से कर रहे हैं। तो अब आपको लोकल छोड़कर आपने बड़े स्तर मामला पकड़ लिया। मैं इनके छोटे छोटे जेब कतरे, तो छोटे छोटे जेब कतरे की बजाय बड़े जो डाकू हैं, जो एक एक कलम से, जो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो अपनी कलम से 300 करोड़ 500 करोड़ का सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किया जाए, बजाय ट्रैफिक पुलिस ने 200 रुपए रिश्वत ली। तो इसलिए लोग कहते हैं, अब आप उससे लड़ते नहीं हो इसलिए लोग कहते हैं समझौता हो गया। यही है बात। अब ये उनकी धारणा है। वो तो जब चुनाव का समय आता है मैं सामने नजर आता हूँ। और अब मैं मेरे उसके विरुद्ध भी मानता हूँ। मैंने स्थान मैं ही लड़ता रहूंगा तो नई को मौका कहाँ मिलेगा जी। किसी की छाती में बाहर तो हो। जो कहने वालों में कोई आए तो सही भरोसीलाल का विरोध करने। मैंने तो इतने वर्ष कर लिया। अब मैं भरोसीलाल के जो आका हैं ऊपर जो बैठे हैं उनका विरोध कर रहा हूँ। उनका विरोध करो। अच्छा, उनका विरोध करो। थोड़ा ये बता दो, यहाँ जो लोकल बीजेपी है वो क्या मिली हुई है क्या सब मामलों में? कांग्रेस बीजेपी का एक तो देखो, ये इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस विषय पे आप अभी कुछ नहीं कहना चाहते हो। अच्छा, फिर बता दो, वो आपकी आरटीआई की शुरुआत कब से होती है? ये आकलन क्यों आया? मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लक्ष्मी नारायण जी तभी वन मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। और उस समय मैंने मंत्री महोदय को बार बार लिखा। मंत्री महोदय ने सीसीएफ को निर्देश दिए कि भाई भरोसीलाल जी और इनके रिश्तेदारों को वन विभाग में खाने दी जा रही हैं। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, फिर भी खाने मिल गई। फिर उसके बाद मैंने आरटीआई का हथियार बनाया। चूंकि मैं पहले पत्रकार रहा हूं, तो मैंने पाया कि बीजेपी का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आरटीआई होना ये बहुत बड़ी बात है। आप बीजेपी के प्रदेश महासचिव हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आप यदि आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आपकी कलम में धार है तो आप बहुत कुछ हैं। ये मैंने पाया। तो उस समय जब बीजेपी का होकर के मेरे वन मंत्री ने चाहा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आरटीआई के तहत फाइल निकाली, हाईकोर्ट में रिट लगाई, मीडिया में मेरे साथियों को दिया। जैसे ही मैंने दिया, IBN 7 पे खबर चली। अगले दिन मंत्री जी की बीच की एजेंसी कैंसिल, जो बेटे को दी थी। पत्रिका में 4 दिन फ्रंट पेज पे खबर लगी। 5वें दिन भरोसीलाल जी के खान पट्टे निरस्त। तो वन मंत्री राज्य सरकार बड़ी हुई, बीजेपी बड़ी हुई, आरटीआई बड़ी हुई। तो आरटीआई और मीडिया। तो आपने बड़ा इस पर अध्ययन कर लिया। हाँ। लगभग पाठक जी कितने आपको आरटीआई आवेदन लगा चुके होंगे अब तक? मैं जैसे देखो, मैं एक तो आरटीआई लगाई जाती है अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मेरा आरटीआई का तरीका अलग है। क्या तरीका? हर विभाग में मेरा एक व्यक्ति बैठा है। हाँ। जो एक तो देशभक्त व्यक्ति है। हाँ। वो जहाँ कहीं गलत होता है वो मुझे सूचना देता है। हाँ।
वो सूचना मुझे देता है, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, फिर मैं आरटीआई लगाता हूँ। जी। पहले मैं बिल्डिंग का नक्शा तैयार हो जाता है हाँ। कि ये इशू है, ये घटना है और ये करना है, हाँ। तब मेरी आरटीआई से शुरुआत होती है। ये शुरू होती है। तो लगभग कितने लगा चुके हैं आप? करीब 8-10 हजार आरटीआई। 8,000। थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, आपकी कौन कौन सी आरटीआई सबसे चर्चित रही है जैसे बड़ा घोटाला हुआ? मेरी सबसे चर्चित आरटीआई थी राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल जी। जब राष्ट्रपति पद उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो वो जब वहां से रवानगी उनकी होनी थी, तो हमारी एक आरटीआई थी, 2 व्यक्तियों की आरटीआई थी। एक तो सुभाष जी घर दिल्ली और एक अशोक पाठक, और मेरी आरटीआई उनसे 3 दिन पहले थी। मेरी आरटीआई मैंने मांगा कि राष्ट्रपति सचिवालय, जो भी राष्ट्रपति को उपहार दिए जाते हैं, उनको कितनी सीमा तक की तो खुद के पास रखने का अधिकार है, और कितनी से अधिक की मूल्यवान को संग्रहालय में रखा जाएगा। और ये मैंने सारा कुछ पूछा था कि प्रतिभा जी पाटिल को कितने कितने उपहार, कितने मूल्य के कहाँ कहाँ मिले, और वो आज कहाँ हैं, और वो किन किन को साथ ले गई हैं। तो जैसे ही वो आरटीआई लगी, तो उनके 4 ट्रक थे जिसमें वो सामान उनका पूरा लोड था। वो आरटीआई पहुंची, और अगले दिन की ये घटना है, जब सामान जाने वाला था, तुरंत अधिकारियों ने उसको ट्रक को रोक दिया और उनसे कह दिया, आप 10,000 रुपये मूल्य तक की वस्तु ले जा सकते हो, इससे आगे आपने हीरो का हार मिला दुबई से, या फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको वो दिया था, डायमंड के उपहार दिए थे, तो जो जो इनको मिले भारत की वैल्यू और उस देश की वैल्यू के हिसाब से जो उपहार दिए जाते हैं मूल्यवान, तो वो भारत की संपत्ति है, न कि राष्ट्रपति। वो रुक गई, वो सारे रुक गए। वो आपकी बड़ी आरटीआई थी? वो मेरी बड़ी आरटीआई थी। हाँ भाई, देश के सबसे बड़े पद पर आपने वो आरटीआई लगाई। दूसरा, राजीव महर्षि जी के मामले में मेरी कंप्लेंट के बाद उन्होंने कम से कम 12-15 करोड़ रुपए का आयकर जमा कराया। डीबी गुप्ता खिलाफ भी आपने लगाई? हाँ, डीबी गुप्ता के खिलाफ लगाई। वो 18,000 वर्ग मीटर जमीन आके रहेगी 2-3 महीने। भंवर जीतन सिंह जी ने तो सरिस्का में ही खोल लिया 5 स्टार होटल, फिर और जहाँ पर चिलिंग किलिंग ड्रिलिंग की रोक है, वहाँ होटल खोल लिया। तो वो सारा होटल बंद हुआ उनका, सारे बिजली के पोल हटे। तो धमकी कितनी आई है आरटीआई पे आपको? बहुत आती है। क्या धमकी किस मामले में आती है? कोई जान से मारने की धमकी देता है। तो मुझे तो जान से मारने से तो मैं यूं नहीं डरता हूँ कि चूंकि मैं बाल ठाकरे का चेला हूँ, और बाला साहब ठाकरे ने कहा कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, कि जब हमें भगवान ने जन्म दिया तो तभी उसी समय मृत्यु लिखती। उससे ना तो 1 सेकंड पहले कोई मार सकता है, ना 1 सेकंड ज्यादा कोई जीवन दे सकता है। तो कितनी बार हमले झेल चुके हो आप? कई दफा। प्राणघातक 5-7 बार तो ऐसा हो गया कि जान जाते जाते बची मेरी। आरटीआई का काम अभी आपका चल रहा है? हाँ। आप टीम बनाकर काम करते हो, आप अकेले कर रहे हो? काम मेरा अकेला है, और वैसे मेरे काफी सहयोगी मित्र हैं। तो आप नहीं लगता है आपको ये टीम बढ़ानी चाहिए, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? नहीं, देता है, बाकायदा हमने ग्रुप बना रखा है। जो भी हमसे पूछता है उनको सारा हम सहयोग करते हैं। सारा सहयोग करते हैं। अच्छा, एक और बताओ, अभी मैं आपके चैनल पर भी आऊंगा। अशोक पाठक एक सामान्य आर्थिक रूप से था, आज करोड़ों में खेल रहा है, कारण क्या है? बात ऐसी है कि पैसा जब मैं कमाना चाहूँ, जैसे मेरी इच्छा है कि पैसा कमाऊं, तो जब चाहे जितना पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा। मैं बिजनेस में कमाना जानता हूँ, मास्टरपीस हूँ। दिल्ली से काम किया। एक समय ऐसा था जब मेरा विवाह हुआ था, मेरे माता पिता ने मुझे अलग कर दिया, तो कोनिका की कैमरा की रील में लेकर आता था, कहाँ पर, हिंडौन में, और वहां से 65 रुपए की थी और यहाँ आकर 68 रुपए में मिलती थी। तो मैंने दिल्ली वाले से पूछा, राकेश रोहतकिया से, भाई तुम्हारे 65 में तुम हमें बेचते हो, तुम्हारे यहाँ कहाँ से आती है? उन्होंने कहा नेपाल से। कि वहां कितने की है? कि 42 रुपए की। तो मैंने 45-50 हजार रुपए पकड़ के वहां से 1,000 रील लाई और राकेश रोहतकिया को लाके बेची। जो वो 65 में बेच रहा था, वो उसने मुझसे 64 में ली। तो लगा, जब हिंडौन में एक बार जाटअप दंगा हुआ था, उस समय मैं नेपाल से दिल्ली के बीच में काम कर रहा था, वहां से सामान लाता था, यहाँ दिल्ली में लाके बेचता था। तो बिजनेस का फंड आपके पास? हाँ, लगातार। और दिल्ली में मैं वर्तमान में मैं प्रॉपर्टी का भी कारोबार करता हूँ। दिल्ली या जयपुर? नहीं, सॉरी, जयपुर में प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ। आपकी बेटी की नौकरी लगी चुकी है? हाँ, है ना। और बेटी साइंटिस्ट है दिल्ली में, NIC में पोस्टेड। एक बेटा है जो तैयारी कर रहा है। अच्छा, एक बता दीजिए, करौली हिंडौन सिटी नगर परिषद में अब तक जो सभापति और अध्यक्ष रहे, आपको कौन बेस्ट नजर आता है कि यहाँ विकास के लिए किसने? देखो, सभापति में तो सबसे अच्छा जो विजन था, वो सबसे अच्छा तो ओम प्रकाश जी मित्तल, निस्संदेह। उन्होंने कभी भी, देखो कोई कहता है
कोई हर व्यक्ति में होता है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बात करेगा, जाट है तो जाट बात करेगा, अग्रवाल है तो अग्रवाल बात करेगा। मित्तल जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो व्यापारी थे कपड़े वाले, जो उनके हमेशा वोटर और समर्थक थे, उन्होंने उनकी भी चुंगी काटी, उनकी भी पेनल्टी काटी और उन्होंने टोका तो कहा कि मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, शहर के विकास के लिए। मतलब वो एक बेस्ट बेस्ट के धनी थे। उनको आपको ऐसे कौन सी चीज पसंद आती है वो सबसे अलग उनको साबित करती है? दूसरी चीज थी उनके संघर्ष। मैंने उनसे जो सीखा है, मैं राजनीति में मैं केवल दो व्यक्तियों को अपना वो मानता हूँ, रविंद्र भारद्वाज करौली और स्वर्गीय ओम प्रकाश जी मित्तल। दोनों वाकई संघर्ष। मित्तल जी के पास रात को 2 बजे भी कोई जाता था, वो कह देते थे कि चलो चलो, ये आपने उनसे अपनी पत्नी से कह देते थे कि खाना बना के नीचे कमरे में रख देना, आऊंगा तो खा लूंगा, और जेल चला गया तो जेल जाके खा लूंगा। ये तो यही फंडा मेरा है। मतलब मित्तल जी के आदर्श बढ़ नहीं पाए इंडो सिटी में, क्या कारण है? राजनीति में नहीं बढ़ने के कई कारण होते हैं। हमारा क्षेत्र चूंकि करौली जिला, ये एक दुर्भाग्य आदर्श मित्तल जी जयपुर में पैदा हुए होते, तो मित्तल जी माना कि भरतपुर में होते, चूंकि हमारे 4 में से 3 सीटें तो पूरी तरह आरक्षित हैं, वो एक आदर्श उसके लिए कई चीजें होती हैं। अच्छा पाठक जी, एक बात मुझे याद आ रही है, आपकी पत्नी चुनाव लड़ी पार्षद का, उपसभापति का चुनाव लड़ी, हिंदुत्व का पोस्टर वो है अशोक पाठक की पत्नी अनीता पाठक अपने नाम में वो भी है, लेकिन वो चुनाव किससे हारी, क्यों हारी, आपको उससे नहीं लगा कि आपके साथ क्या हुआ उस समय? वही तो बात है। हाँ वही बात बताइए। आज मोदी जी किससे हारे चुनाव? नफीस अहमद जी। हाँ, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपने मुंह से नहीं कहूँ। हाँ, चुनाव हारे जब तो चुनाव हारने का कई परिस्थिति होती है। इधर भरोसी लाल जी मेरे हैं ही हैं, आपने बताया कि बहुत अच्छे संबंध है मेरे, उन्होंने भी उन संबंधों को निभाया। कांग्रेस के चेयरमैन थे, उन्होंने भी संबंधों को निभाया। तो यूं करके ये सब कुछ होता है, ये सिस्टम। मतलब ऐसा आपका हिंदुत्व का कार्ड उस समय चल नहीं पाया, आपने बहुत क्लियर किया, तो आपके मन में टीस तो हुई कि इस बारे में कई यार कि मैंने इतना नहीं किया? मुझे ये रहा कि कम से कम हिंडौन में 22 लोगों ने तो हमें पसंद किया। 22 पार्षदों ने तो हमें वोट दिया, और वो तो लड़ने का हमारा उद्देश्य ही नहीं था। चूंकि चेयरमैन जब हमारा घोड़ा ही बीच में भाग गया था, चेयरमैन पद पे हमारा जो प्रत्याशी था, जिसको बीजेपी ने भगवान साहब जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था, वो निर्विरोध बनवा दिया उसने। अच्छा, तो वाइस चेयरमैन कहीं निर्विरोध नहीं बन जाए, इसीलिए पत्नी को लड़ाया था, इसलिए पत्नी ने उठाई। अच्छा, बात आगे बढ़ती है, अब जयपुर शिफ्ट हो गए आप, है ना, पूरी तरीका से? पूरी तरह। हिंडौन तो कभी कभार आते हैं दुर्गा पूजा मौसम में वगैरह? नहीं, यूं मानो आप 10 दिन यहाँ 20 दिन वहाँ। अच्छा, आप अपना राजनीति का क्षेत्र करौली को बनाना चाहते हो? वैसे तो देखो, गंगापुर भी करौली भी संघर्ष के लिए, चुनाव जैसी कोई चीज अभिलाषा नहीं, कोई चुनाव हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। चुनाव में बहुत चीजें हैं। कई बार मन विचार तो आता होगा कि चुनाव को अगर मौका मिले तो लड़ें एक बार। चुनाव में कई चीजें आती हैं, बहुत झूठ बेईमानी, कोई चांस अगर आया तो, और यदि मिला, कभी भी मौका मिला, तो मैं बताऊंगा कि विधायक क्या होता है, मंत्री कुछ नहीं होता। यदि कोई योग्य व्यक्ति के हाथों में कमान हो तो विधायक भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जिले में तो एक बार सीट करौली है। अब देखो आगे कोई संयोग बनता है ऐसा। नहीं, सीट तो करौली है, और यदि करौली की जनता ने आवाज दी और पार्टी ने मुझे मौका दिया, क्योंकि अब मसलपुर के निकास आपका वैसे भी है, और पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे सहयोग दिया, तो आपके मन में भी कहीं है क्या ये बात? नहीं, मन में ये भावना जरूर है कि बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आम आप नहीं कर सकते, आम व्यक्ति बनकर, पर विधायक बनकर यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। विधायक बनकर चाहे तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अब मैं